नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं, हिमालय। खास तौर पर उन लोगों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, ये विश्लेषण काफ़ी काम का हो सकता है। हम कोशिश करेंगे कि हिमालय के भूगोल और उसके महत्व को जो भी जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर परत दर परत समझें। हिमालय सुनते ही मन में ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ आ जाते हैं, दुनिया की सबसे नई और हाँ सबसे ऊंची वलित पर्वत श्रृंखला। पर ये सिर्फ पहाड़ नहीं है ना? ये तो भारत के लिए एक तरह से जीवन रेखाएं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बने कैसे? क्या कहानी है इनके बनने की? हाँ, ये कहानी बहुत पुरानी है, लाखों साल पुरानी। और इसका लेना देना है जमीन के अंदर की ताकतों से। इसे समझने के लिए हमें प्लेट विवर्तनिकी या जिसे अंग्रेजी में प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं, उसे देखना होगा। असल में जहां आज इतना ऊंचा हिमालय खड़ा है, वहां पहले एक सागर हुआ करता था, टेथिस सागर। अच्छा, सागर? पहाड़ों की जगह? जी और दो बड़ी जमीनी प्लेटें थीं। दक्षिण में भारतीय प्लेट जो लगातार उत्तर की तरफ खिसक रही थी, और उत्तर में थी यूरेशियन प्लेट। तो मतलब ये दोनों प्लेटें एक दूसरे की तरफ आ रही थीं और बीच में था वो टेथिस सागर। बिल्कुल। और जब ये दो विशाल प्लेटें टकराईं, जोरदार टक्कर थी वो, तो बीच के सागर की तली में जो करोड़ों साल से मलबा जमा था, मिट्टी, पत्थर, चट्टानें, वो सारा मलबा उस दबाव से मुड़ने लगा। जैसे आप कागज को दोनों तरफ से दबाएं तो वो मुड़ जाता है ना, हाँ हाँ, समझ गई, फोल्ड हो जाता है। बस वैसे ही। और वही मुड़ा हुआ ऊपर उठा हुआ हिस्सा हिमालय बन गया। और क्योंकि भूवैज्ञानिक नजरिए से ये घटना बहुत पुरानी नहीं है, इसीलिए इसे नवीन वलित पर्वत कहते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन। दिलचस्प बात यह है कि यह प्रक्रिया आज भी जारी है। हिमालय आज भी धीरे धीरे ऊंचा हो रहा है। कमाल है, मतलब ये पहाड़ अभी भी बढ़ रहे हैं। अच्छा, और इनका फैलाव कितना बड़ा है? जानकारी तो यह है कि पश्चिम में सिंधु नदी के गॉर्ज से पूर्व में ब्रह्मपुत्र गॉर्ज तक करीब 2400 किलोमीटर, एक तलवार की तरह, है ना, एक चाप के आकार में। जी। लगभग 2400 किलोमीटर। और ये चौड़ाई भी बदलती है। हाँ, पश्चिम में कश्मीर के पास देखें तो ये लगभग 400 किलोमीटर चौड़ा है। 400 किलोमीटर? जी काफी चौड़ा। हाँ, लेकिन जैसे जैसे हम पूर्व की तरफ बढ़ते हैं, हाँ। अरुणाचल प्रदेश तक पहुंचते पहुंचते ये सिर्फ 150 किलोमीटर रह जाता है। अरे, इतना फर्क? हाँ। 400 से सीधा 150? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि पूर्व की तरफ प्लेटों के टकराने का दबाव, वो जो कंप्रेशनल फोर्स है, वो पश्चिम के मुकाबले कहीं ज्यादा था। जोर ज्यादा लगा वहां। इसका असर वहां की संरचना पर भी दिखता है। पूर्वी हिमालय ज्यादा तीखा है, ढलानें खड़ी हैं। और ये फैला कहाँ कहाँ है? पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, चीन का तिब्बत वाला हिस्सा, इन सब देशों में पड़ता है ये। और वो दो खास मोड़ों का भी जिक्र आता है, सिंटैक्सियल बेंड्स। हाँ, सिंटैक्सियल बेंड्स बहुत जरूरी हैं ये। एक है पश्चिम में नंगा पर्वत के पास और दूसरा पूर्व में नामचा बरवा के पास। यहाँ पर ये पर्वत श्रृंखलाएं अचानक से दक्षिण की तरफ मुड़ लाती हैं, जैसे कोई एकदम यू टर्न ले ले। ये क्यों होता है? क्या ये सिर्फ मोड़ है? नहीं, ये सिर्फ मोड़ नहीं है। ये वो जगहें हैं जहां प्लेटों के टकराने की जो दिशा और जोर था, उसमें बड़ा बदलाव आया। ये भूवैज्ञानिक रूप से बहुत सक्रिय, मतलब एक्टिव इलाके माने जाते हैं। और इन्हीं मोड़ों से आगे पहाड़ियों का रूप भी बदल जाता है। जैसे पूर्वांचल की पहाड़ियां नामचा बरवा वाले मोड़ से ही जुड़ी हैं। अच्छा, समझ गई। तो ये तो हुआ फैलाव और आकार। अब अगर हम हिमालय को दक्षिण से उत्तर की तरफ देखें, मतलब मैदानों से ऊपर की ओर, तो इसे 3 हिस्सों में बांटते हैं, है ना? हाँ, 3 समानांतर श्रृंखलाएं हैं, एक के बाद एक। तो सबसे पहले जो मैदानों से सटा हुआ है, सबसे बाहर का हिस्सा, वो है आई, शिवालिक या बाह्य हिमालय, आउटर हिमालयस। इसे शायद उप हिमालय भी कहते हैं। ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं, करीब 900 से 1500 मीटर, और चौड़ाई भी 10 से 50 किलोमीटर। ये सबसे नया हिस्सा है, और जैसा आपने बताया, ये नदियों के लाए मलबे से बना है, मतलब ढीली मिट्टी, कंकड़, पत्थर। बिल्कुल सही। ये कंसोलिडेटेड नहीं है, मतलब अभी ठीक से चट्टान नहीं बना है। इसीलिए यहाँ भूस्खलन, लैंडस्लाइड्स का खतरा ज्यादा रहता है। और यहीं पर वो खास घाटियां मिलती हैं पश्चिम में, जिन्हें दून कहते हैं। जैसे देहरादून। हाँ, देहरादून, कोटली दून। और पूर्व में इन्हें द्वार कहते हैं, जैसे हरिद्वार। अच्छा, तो ये हुआ शिवालिक। अब इसके उत्तर में, इससे थोड़ा अंदर और ऊंचा, वो है आई, मध्य या लघु हिमालय, लेसर मिडिल हिमालयस। इसे हिमाचल श्रेणी भी कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई शिवालिक से ज्यादा है, करीब 4700 से 4500 मीटर। और यहाँ तो कई जानी मानी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, है ना,
जैसे पीर पंजाल। हाँ, पीर पंजाल सबसे लंबी और शायद सबसे महत्वपूर्ण भी है इसी रेंज में। फिर धौलाधार है, नाग टिब्बा है, और नेपाल में इसे महाभारत रेंज कहते हैं। और खूबसूरत घाटियां भी यही हैं, कश्मीर घाटी, कांगड़ा, कुल्लू। जी हाँ, ये सब मध्य हिमालय में ही हैं। और ज्यादातर हिल स्टेशन भी, शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, ये सब इसी रेंज में हैं। हाँ बिल्कुल। और वो घास के मैदान भी, मर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग। हाँ, वो मुलायम घास के सुंदर मैदान, मर्ग, वो भी मध्य हिमालय की ही देन है, खासकर कश्मीर में। तो शिवालिक और मध्य हिमालय में मुख्य अंतर क्या हुआ? एक तो ऊंचाई का, और मुख्य अंतर है इनकी बनावट का। शिवालिक, जैसा हमने कहा, वो नदियों के जमा किए ढीले मलबे से बना है, जबकि मध्य हिमालय की चट्टानें ज्यादा दबी हुई हैं, कंप्रेस्ड हैं और ऑल्टर्ड हैं, मतलब उनका रूप बदला है, वो ज्यादा ठोस हैं। और शायद इसीलिए पर्यटन के लिए भी ये ज्यादा मुफीद है। मौसम सुहावना लेता है, नज़ारे अच्छे हैं। ठीक है, अब आते हैं असली हीरो पर। सबसे उत्तर में सबसे ऊंची वृहद या महान हिमालयास, ग्रेटर इनर हिमालयास, इसे हिमाद्री भी कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई ही 6100 मीटर के आसपास। मतलब सोचकर ही लगता है कितनी ऊंची होगी। और ये लगभग लगातार है, बीच में गैप्स कम है, एक दीवार की तरह। हाँ, ये सबसे सतत श्रृंखला है। और इसका जो कोर है, अंदरूनी हिस्सा, वो ग्रेनाइट जैसी बहुत सख्त चट्टानों का बना है। और दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां, वो सब इसी हिमाद्री में हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट। हाँ, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, ये सब महान हिमालय का ही हिस्सा हैं। और क्योंकि ये इतना ऊंचा और लगातार है, इसीलिए ये मौसम पर इतना गहरा असर डालता है। और भारत की जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, उनको पानी देने वाले बड़े बड़े ग्लेशियर्स, गंगोत्री, यमुनोत्री, वो सब यहीं से निकलते हैं। ये सच में हिमालय की रीढ़ है। अच्छा, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। महान हिमालय के भी उत्तर में कुछ है। हाँ, उसके पार भी पहाड़ हैं, जिसे ट्रांस हिमालय या तिब्बती हिमालय कहते हैं। इसका ज्यादातर हिस्सा तिब्बत में पड़ता है, लेकिन भारत के लद्दाख क्षेत्र में इसकी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो ये मुख्य हिमालय से अलग है। हाँ, भूवैज्ञानिक रूप से थोड़ा अलग है। ये यूरेशियन प्लेट के किनारे पर बना है। चट्टानें भी कुछ अलग तरह की हैं। और भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या माउंट गॉडविन ऑस्टिन, वो इसी ट्रांस हिमालय की काराकोरम रेंज में है। हाँ, अगर हम POK को शामिल करके देखें तो। अच्छा, K2 यहाँ है। और सियाचिन ग्लेशियर का क्या, वो कहाँ गिना जाता है? कभी महान हिमालय, कभी ट्रांस हिमालय। हाँ, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। देखिए, सियाचिन ग्लेशियर असल में पूर्वी काराकोरम रेंज में है, जो तकनीकी रूप से ट्रांस हिमालय का ही हिस्सा है। पर कभी-कभी उसे वृहद हिमालय के ग्लेशियर्स के साथ भी गिना जाता है। ये दिखाता है कि ये बंटवारा एकदम पानी की तरह साफ नहीं है, थोड़ी ओवरलैपिंग है। ट्रांस हिमालय का इलाका बहुत ठंडा और सूखा है, एक तरह का ठंडा रेगिस्तान कह सकते हैं। समझ गई। अब चोटियों की बात चली रही है, तो कुछ मुख्य चोटियों और उनकी ऊंचाइयों पर नजर डाल लेते हैं। ये परीक्षाओं में अक्सर पूछ लेते हैं। सबसे ऊंची तो माउंट एवरेस्ट, 8,848.86 मीटर, नेपाल में। जी, दुनिया की सबसे ऊंची। फिर है कंचनजंगा, 8,586 मीटर। ये सिक्किम और नेपाल की सीमा पर है, लेकिन भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। हाँ, इसका शिखर भारतीय क्षेत्र सिक्किम में पड़ता है, तो भारत में स्थित ये सबसे ऊंची है। और फिर नंदा देवी, 7,816 मीटर। ये पूरी तरह से भारत में है, उत्तराखंड में। और कंचनजंगा के बाद दूसरी सबसे ऊंची जो पूरी तरह भारत में है। बिल्कुल, ये तीनों की लोकेशन याद रखना बहुत जरूरी है। एवरेस्ट नेपाल में, कंचनजंगा भारत नेपाल सीमा सिक्किम, और नंदा देवी पूरी तरह उत्तराखंड भारत में। इसमें गलती हो जाती है अक्सर। हाँ, ये ध्यान रखना होगा। तो ये तो हमने हिमालय को दक्षिण से उत्तर की परतों में देखा, लेकिन पश्चिम से पूर्व जाते हुए भी इसमें कुछ फर्क आता है। नदियों के आधार पर भी तो बांटा गया है इसे। हाँ, सर सिडनी बुराड ने नदियों के आधार पर पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन सुझाया था, जो काफी प्रचलित है। हाँ, तो सबसे पश्चिम में वो है पंजाब या कश्मीर हिमालय। ये सिंधु और सतलुज नदी के बीच का हिस्सा है। कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल का इलाका इसमें आता है, और ये सबसे चौड़ा भाग है ना? जी हाँ, ये सबसे चौड़ा हिस्सा माना जाता है। फिर सतलुज और काली नदी के बीच, काली मतलब शारदा नदी। हाँ, काली या शारदा नदी,
उसके बीच का हिस्सा है कुमाऊं हिमालय। ये मुख्य रूप से उत्तराखंड में पड़ता है। नंदा देवी, कामिर जैसी महत्वपूर्ण चोटियां इसी में हैं। ठीक है। फिर काली और तिस्ता नदी के बीच दिहांग यानी ब्रह्मपुत्र। हाँ, अरुणाचल में ब्रह्मपुत्र को दिहांग कहते हैं। तो तीस्ता और दिहांग के बीच का हिस्सा है असम हिमालय। इसमें सिक्किम, भूटान, अरुणाचल और असम का कुछ भाग आता है। ये तुलनात्मक रूप से कम चौड़ा है। तो ये नदियों वाला विभाजन भी काफी मददगार है अलग अलग क्षेत्रों को समझने के लिए। बिल्कुल, ये हर क्षेत्र की अपनी खासियत, जैसे कहीं ऊंचाई ज्यादा, कहीं चौड़ाई ज्यादा, कहीं खास तरह की घाटियां या नदियां, उनको समझने में मदद करता है। क्षेत्रीय भूगोल के लिए ये बहुत उपयोगी है। और पूरब में कहानी खत्म नहीं होती। ब्रह्मपुत्र के भारत में घुसने के बाद क्या होता है, वो नामचा बरवा वाला मोड़। हाँ, नामचा बरवा के पास वो सिंटैक्शियल बेंड है जहां हिमालय एकदम दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और वहां से भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में ये पहाड़ियों की एक श्रृंखला के रूप में फैला है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियां कहते हैं। अच्छा, पूर्वांचल। इसमें कौन कौन सी पहाड़ियां आती हैं? पटकाई बूम, नागा हिल्स। हाँ, पटकाई बूम, नागा पहाड़ियां, मणिपुर पहाड़ियां और मिजो पहाड़ियां, जिन्हें लुशाई हिल्स भी कहते हैं, ये सब पूर्वांचल का हिस्सा हैं और ये बहुत घनी जंगलों से ढकी हुई हैं। तो क्या ये मुख्य हिमालय जैसी ही हैं या कुछ अलग हैं? नहीं, ये मुख्य हिमालय से काफी अलग हैं। एक तो ये उतनी ऊंची नहीं है, दूसरा इनकी बनावट अलग है, ज्यादातर बलुआ पत्थर जैसी चट्टानों से बनी है और इनका अलाइनमेंट मतलब इनकी दिशा उत्तर दक्षिण है, जबकि मुख्य हिमालय पश्चिम पूर्व फैला है। ये भारत और म्यांमार के बीच एक तरह की प्राकृतिक सीमा बनाती हैं और ये इलाका अपनी बायोडायवर्सिटी और अलग अलग जनजातीय संस्कृतियों के लिए बहुत मशहूर है। वाह! तो हमने हिमालय के बनने से लेकर उसके अलग अलग हिस्सों, चोटियों और पूर्वांचल तक को समझ लिया। काफी कुछ है इसमें। अब आते हैं उस बड़े सवाल पर कि आखिर ये सब भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है? क्या महत्व है हिमालय का? हाँ, ये सबसे अहम सवाल है। हिमालय सिर्फ एक भौगोलिक संरचना नहीं है, ये भारत को कई तरह से प्रभावित करता है। सबसे पहला तो शायद जलवायु पर असर। बिल्कुल, जलवायु नियंत्रण इसका सबसे बड़ा योगदान है। सोचिए, अगर हिमालय नहीं होता तो साइबेरिया से आने वाली ठंडी बर्फीली हवाएं सीधे भारत में आती और शायद उत्तर भारत रहने लायक ही नहीं बचता। हाँ, ये तो है। हिमालय उन हवाओं को रोकता है और दूसरी तरफ जो मॉनसून की नमी वाली हवाएं समुद्र से आती हैं, उन्हें भी ये रोकता है, उन्हें ऊपर उठने पर मजबूर करता है, जिससे बारिश होती है। बिना हिमालय के उत्तर भारत में इतनी बारिश नहीं होती, ये इलाका शायद काफी सूखा होता। सही कहा। और पानी, नदियों का स्रोत भी तो यही है। हाँ, दूसरा बड़ा महत्व है पानी का स्रोत। गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और इनकी न जाने कितनी सहायक नदियां, इन सबको साल भर पानी हिमालय के ग्लेशियरों और बर्फ से ही मिलता है। ये नदियां करोड़ों लोगों को पीने का पानी देती हैं, खेतों की सिंचाई करती हैं और उत्तर भारत के जो उपजाऊ मैदान हैं, वो भी तो इन्हीं नदियों की लाई मिट्टी से बने हैं। तो पानी और जलवायु और सुरक्षा भी तो है, एक दीवार की तरह। जी हाँ, तीसरा है प्राकृतिक सुरक्षा। हजारों सालों से हिमालय ने उत्तर से आने वाले हमलावरों के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट का काम किया है। इसे पार करना आसान नहीं है। बिल्कुल। और चौथा? जैव विविधता। हाँ, जैव विविधता का खजाना। अलग अलग ऊंचाई पर अलग अलग तरह का मौसम और माहौल मिलता है, जिससे यहाँ तरह तरह के पेड़ पौधे, जीव जंतु पाए जाते हैं। कई ऐसी प्रजातियां हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, कंचनजंगा नेशनल पार्क, ये सब इसी के उदाहरण हैं। और पांचवां शायद संसाधन, लकड़ी, बिजली, पर्यटन। जी, बहुमूल्य संसाधन। कीमती लकड़ी, कई तरह की जड़ी बूटियां यहाँ मिलती हैं। नदियों में पनबिजली, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की अपार संभावना है और जाहिर है इसकी सुंदरता। पर्यटन का एक बहुत बड़ा केंद्र है ये। तो अगर हम सब कुछ जोड़कर देखें तो शायद जलवायु और पानी वाला असर सबसे ज्यादा गहरा है। ये उत्तर भारत को रहने लायक बनाता है, हमारी कृषि को आधार देता है, मॉनसून का पूरा सिस्टम इससे जुड़ा है। और ये बारहमासी नदियां, ये तो सचमुच जीवन रेखाएं हैं। जल सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, सब इनसे जुड़ी हैं। ये सिर्फ भूगोल नहीं, ये हमारे जीवन का हिस्सा है। बिल्कुल। तो ये था हिमालय पर आज का विश्लेषण। हमने कोशिश की कि इसके बनने से लेकर इसके अलग अलग विभाजन, चोटियां और भारत के लिए इसके महत्व को समझें। उम्मीद है कि ये जानकारी सुनने वालों के लिए, खासकर जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए उपयोगी रही होगी। हाँ, और हमने देखा कि हिमालय कितना डायनामिक है, कितना जटिल है। ये कोई स्थिर चीज नहीं है
और यहीं से एक सवाल मन में आता है जिस पर शायद सोचना चाहिए। हम जानते हैं कि हिमालय आज भी बन रहा है, ऊपर उठ रहा है, ये जियोलॉजिकली एक्टिव है। दूसरी तरफ जलवायु परिवर्तन का असर इसके ग्लेशियरों पर, नदियों पर, मौसम पर पड़ रहा है। तो भविष्य में क्या होगा? इस नाजुक लेकिन इतने महत्वपूर्ण इकोसिस्टम का भविष्य क्या है? और इसका असर यहाँ और नीचे मैदानों में रहने वाले करोड़ों लोगों पर कैसा पड़ेगा? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर हमें सोचना होगा। बिल्कुल सही कहा। ये